नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना को पहले हम देखें तो संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, ये प्रस्तावना मैंने आपको बताई। अब इसमें प्रत्येक वर्ड का हमें अलग अलग मीनिंग जो है वो हम देखेंगे, उसे स्पष्ट करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जिसमें संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। और इस प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके। मतलब संक्षिप्त में देखने में ही हमें पता चल जाए कि संविधान किस दिशा में जा रहा है और उसकी मूल भावना क्या है। जहाँ तक भारतीय संविधान की बात है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। संविधान के गौरवपूर्ण मूल्यों को संविधान में रखा गया है। इसमें हालांकि कुछ परिवर्तन किए गए थे, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को ऐड किया गया था। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जो शब्द थे उनमें प्रत्येक शब्द का कुछ वाक्यों का अपना अलग ही अर्थ निकलता है। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, उसमें जो फर्स्ट थी कि हम भारत के लोग। अब हम देखते हैं कि हम भारत के लोगों का तात्पर्य क्या है। तो प्रस्तावना में जो कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब 3 टाइप से इसका अर्थ स्पष्ट होता है। सबसे पहला है बेटा कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरा उसका तात्पर्य है कि संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है तथा भारतीय संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट जो इसमें कहा गया है बच्चों कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका हम तात्पर्य देखें बेटा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अधिराज्य की स्थिति में नहीं है, भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जहाँ तक समाजवादी शब्द की बात है बच्चों, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और समाजवाद का भारतीय मॉडल अन्य समाजवादी मॉडल से अलग है और भारत ने अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण ही इसे अपनाया। थर्ड वर्ड है बेटा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य आपको पता है कि ऐसा राज्य जिसका कोई धर्म नहीं होता, जहाँ सभी धर्मों को समानता प्राप्त होती है और सभी धर्मों को एक समान माना जाता है और राज्य के द्वारा धर्म के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है कि अंतिम सत्ता जनता में निहित है और राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा ही किया जाता है। गणराज्य शब्द का हम तात्पर्य देखें बच्चों तो गणराज्य शब्द का तात्पर्य है कि हमारे जो
राज्य का प्रधान है राष्ट्रपति, वो वंशानुगत राजा नहीं है वरन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित है। तो वह राज्य व्यवस्था गणराज्य कहलाती है जहाँ वंशानुगत राजा राष्ट्र का प्रधान नहीं होता। तो इन सब शब्दों का तात्पर्य स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट बच्चों, जो आप प्रस्तावना में कहा गया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमारी संविधान की मूल भावना थी बच्चों। हमने अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया है जहां बहुमत वर्ग का शासन होता है, लेकिन संविधान का लक्ष्य था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। अब हम देखते हैं कि बच्चों सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है। तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य होता है समाज में व्यक्ति को व्यक्ति के नाते महत्व मिले, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो, समाज में छुआछूत जैसी कोई भी बीमारी ना हो। आर्थिक न्याय का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो जिसमें साधन संपन्न व्यक्ति साधनहीन व्यक्तियों का शोषण करे, प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उत्पादन और वितरण के साधनों पे समस्त समाज का अधिकार हो। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। वयस्क मताधिकार धर्म, जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं हो। यहाँ बच्चों ये भी ध्यान रखिए आप, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संदर्भ में समानता का जो उल्लेख किया है उसमें यह भाव निहित है कि समाज के कमज़ोर और पिछड़े हुए वर्गों के लिए न केवल अन्य व्यक्तियों के समान वरन विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक उनके लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उनके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, जो हमने विशेषता देखी थी प्रस्तावना की, वो थी समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व। भारतीय संविधान ने न केवल न्याय वरन इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को भी अपना लक्ष्य घोषित किया है। स्वतंत्रता नकारात्मक नहीं है वरन ये सकारात्मक स्वतंत्रता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है और इसी आधार पर उनके द्वारा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका को भी बनाया गया है ताकि वो स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। समानता स्वतंत्रता की पूरक है और हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 आयामों में इसे अपनाया है। पहला है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। हमारे संविधान का अंतिम आदर्श बंधुता है और इसमें ये कहा गया है कि सभी मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं तथा समान तथा अधिकारों में समान हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसी कारण संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद हमने एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया है। धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।